सभी प्रशिक्षुओं को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। पिछले वीडियो में हमने पाठ्यक्रम की जो विषय वस्तु रखी थी बात करने के लिए, वो था पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु को पढ़कर समझना। इस अनुक्रम में आज हम जिस विषय वस्तु पर बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं वो है दिए गए अनुच्छेदों का शीर्षक लिखना। दिए गए अनुच्छेदों का शीर्षक लिखना। तो सर्वप्रथम तो हम ये समझें कि ये अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद किसे कहते हैं। तो अगर अनुच्छेद को हम परिभाषित करना चाहें, अनुच्छेद की हम परिभाषा देना चाहें, तो आप लोग गौर करके सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिए। इसकी परिभाषा जो हम देंगे तो वो कुछ इस तरह से होगी कि एक भाव या विचार को, किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद कहते हैं। इसका मुख्य कार्य किसी विचार को इस तरह लिखना होता है जिससे सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे होते हैं। एक भी वाक्य अनावश्यक, अप्रासंगिक या कि बेकार नहीं होता। हमें अनुच्छेद के संदर्भ में ये बातें अच्छी तरीके से अपने जहन में बिठा लेना चाहिए कि अनुच्छेद लिखते समय किसी एक ही विचार को केंद्र बिंदु बना करके हम शब्दों का एक जाल बुनते हैं। उसमें एक भी वाक्य बेकार या अनावश्यक नहीं रखा जाता। अनुच्छेद की रचना कुछ इस तरह से की जाती है। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। मतलब अनुच्छेद जो भी 5-6 लाइन का होगा, 5-6 वाक्यों का, 7 वाक्यों का होगा, वो अपने आप में पूर्ण होगा। जिस विचार की अभिव्यक्ति उस अनुच्छेद में करनी होगी उसे अन्य किसी भी अनुच्छेद की आवश्यकता नहीं होगी, किसी भी अन्य गद्यखंड की आवश्यकता नहीं होगी। उस विचार को पूरी तरह से वो व्यक्त करने में सक्षम होगा। अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में होती है और या फिर उसके अंत में होती है। और यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो उच्च प्रकार का या उच्च कोटि का अनुच्छेद होगा, उसकी जो कुंजी होगी, उसका जो केंद्रीय भाव होगा, उसका जो केंद्रीय पक्ष होगा, वो अंत में ही आएगा। और इस अनुक्रम में हम पहले ये देख लें कि अनुच्छेद लेखन का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। तो अनुच्छेद लेखन के कुछ उद्देश्य निर्धारित हैं। अनुच्छेद का जो सामान्य रूप में हम अर्थ निकालते हैं वो पैराग्राफ से निकालते हैं। पैराग्राफ भी अनुच्छेद ही है। बच्चों में इसकी समझ विकसित होती है। किसी विषय पर अनुच्छेद या संक्षेप में अपने विचार रखना, सफल अनुच्छेदों के द्वारा ही निबंध लेखन का विकास होता है। यदि हम एक सफल अनुच्छेद लेखक बन गए हैं, हम छोटे छोटे अनुच्छेद लिखने में निष्णात हो गए हैं, कुशल हो गए हैं, तो निश्चय मानिए हम कालांतर में अच्छे निबंधकार भी हो सकते हैं। और इसके अलावा अनुच्छेद का उचित शीर्षक क्या होगा, इसका भी अभ्यास होता है। इस संदर्भ में मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि चूंकि हमें अनुच्छेद लेखन का विकास या अनुच्छेद लेखन की कौशल का विकास बच्चों के अंदर करना है, बच्चों में कैसे अनुच्छेद लेखन का विकास हो जाए, इसकी हमें कोशिश शुरुआत में जो हम करेंगे तो बच्चों के सामने कोई चित्र या कुछ एक प्रस्थान बिंदु, एक छोटा सा शीर्षक उनको देंगे या एक कोई चित्र दिखाएंगे और कहेंगे कि आप अपनी बातें 5-6 वाक्य में इसके संदर्भ में लिखिए। जैसे पेड़ों से हमें क्या लाभ है या पेड़ों से लाभ, हमने ये एक शीर्षक बच्चों के सामने रखा तो बच्चे अपने परिवेश के आधार पर, अपने वातावरण के आधार पर, अपनी समझ के आधार पर, अपनी संग्रहित शब्द संपदा के आधार पर उस अनुच्छेद पर अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। और बाद में जब हम उनको चेक करेंगे तो उनके द्वारा की गई वर्तन्यात्मक यानी कि वर्तनी की अशुद्धियों पर भी हम ध्यान देंगे और उनकी वर्तनी की अशुद्धियां भी सही होंगी। ये एक तरीके से जैसे हमने पीछे बात की थी कि अभिव्यक्ति स्वतंत्र अभिव्यक्ति मौखिक एवं लिखित, तो अगर हम अपने इस विषय वस्तु को उससे थोड़ा सा जोड़ करके देखें कि जब हम कोई शीर्षक बच्चों को देते हैं तो बच्चे उसमें स्वतंत्रता पूर्वक
विचार करने की कोशिश करते हैं। हर बच्चे की समझ अलग अलग है, हर बच्चे का जो घरेलू परिवेश है, उसके जो आसपास का वातावरण है वो अलग अलग है, और उसी वातावरण में उसके मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, मनोमस्तिष्क की निर्मित होती है, उसी से उसकी अवधारणाएं विकसित होती हैं। तो वो अपने वातावरण से ग्रहण की गई चीजों के आधार पर उस दिए गए शीर्षक पर अपनी बात को रखने की कोशिश करेगा। फिर आगे हम इस पर भी गौर कर सकते हैं कि अनुच्छेद लेखन के अभ्यास से बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विस्तार होता है। जब उनको हम कुछ शीर्षक दे करके या कुछ एक प्रस्थान बिंदु दे करके, कोई एक चित्र दिखा करके उनको स्वतंत्र रूप से हम छोड़ देते हैं, तो बच्चे उसमें अपनी मौलिक अभिव्यक्ति का प्रदर्शन करते हैं। संभव है कि वो पहली बार में बहुत अच्छा नहीं लिख पाएंगे, दूसरी बार में बहुत अच्छा नहीं लिख पाएंगे, लेकिन जब निरंतर ऐसा अभ्यास वो करेंगे तो केंद्रीय चीजों को वो पकड़ना शुरू कर देंगे और स्वतः ही उनके अंदर से कुछ ऐसी पंक्तियां, कुछ ऐसे वाक्य आने शुरू होंगे, तो मतलब केंद्रीय भाव को पकड़ना जान जाएंगे, और इससे उनके अंदर स्वतंत्र अभिव्यक्ति का भी विकास होगा। वो स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने में सिद्धहस्त होंगे, उनके अंदर ये कौशल विकसित होगा। इस संदर्भ में जैसे मैं एक अनुच्छेद पढ़ता हूं, आप लोग गौर कीजिए, अनुच्छेद पढ़ रहा हूं मैं। संसार के बड़े बड़े कवियों ने वर्षा ऋतु की बड़ी प्रशंसा की है। संसार के बड़े बड़े कवियों ने वर्षा ऋतु की बड़ी प्रशंसा की है और इस पर अच्छी अच्छी कविताएं भी लिखी हैं। यह संसार को जीवन देती है, प्यासों को पानी और मां की तरह मनुष्यों का लालन पालन करती है, अतः वर्षा ऋतुओं की रानी है। अब क्या दिखाना था? केंद्रीय भाव क्या था? वर्षा की महत्ता को हमें प्रतिपादित करना था। और जैसे कि मैं पीछे कह आया हूं कि उच्च कोटि का जो अनुच्छेद लेखन होगा वो पहले अपनी बातों को कहना उसमें शुरू होगा और अंत में निष्कर्ष, अंत में वो शीर्षक भी आ जाएगा जिसके विषय में हम इतनी बातें कह रहे हैं। जैसे अब इसी अनुच्छेद को हम ले तो इसमें ये बताया गया कि वर्षा के विषय में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कवियों ने अपनी बातें कही हैं, अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, और फिर उसकी महत्ता क्या दिखाई गई कि संसार के सभी लोगों को पानी, प्यासों को पानी, या हमारी खेती बाड़ी के लिए वर्षा का जो महत्व है इस विषय में कुछ कहा गया। फिर अंत में निष्कर्ष रखा गया कि वर्षा ऋतुओं की रानी है। तो हमने इस अनुच्छेद में ये देखा कि पहले बात शुरू की गई उसके छोटे छोटे महत्व को बताने के लिए, फिर उसका निष्कर्ष निकाल करके दे दिया गया, उसको संस्थापित किया गया कि वर्षा ऋतुओं की रानी है। इस संदर्भ में मैं एक जो बात और कहना चाहूंगा आप लोगों से कि एक शब्द है विश्लेषण, और उसका जो विलोम शब्द कह लीजिए उसका उल्टा संश्लेषण। विश्लेषण, संश्लेषण, पहले इन दोनों शब्दों को आप समझ लीजिए। विश्लेषण का अर्थ होता है विश्लेष, विशिष्ट, विश्लेष, अलग अलग करना, अलग अलग करना। जैसे कोई सूत्र है, जब उसकी आप व्याख्या करते हैं तो उसको अलग अलग करके आप समझाते हैं कि ये सूत्र इसलिए इतने छोटे रूप में ऐसे आया। तो विश्लेषण का मतलब दिए गए किसी सूत्रबद्ध वाक्य को या किसी शीर्षक को जब हम विश्लेषित करते हैं तो वो एक छोटा सा शीर्षक, 2 शब्दों का शीर्षक कई वाक्यों में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ये जो आपकी जो विषय वस्तु थी, ये दिए गए अनुच्छेदों का शीर्षक लिखना। अभी जैसे हमने एक अनुच्छेद ये पढ़ा तो बच्चों का दोनों तरीके से विकास होता है। उनके अंदर विश्लेषण क्षमता भी आती है और संश्लेषण की क्षमता भी आती है। जब दिए गए अनुच्छेद का बच्चा बार बार पाठन करता है, बार बार उसको पढ़ता है, ध्यानपूर्वक पढ़ता है, तो उसके लिए 1, 2, 3 शब्दों में कोई एक शीर्षक लिखता है। उसके केंद्रीय भाव को समझ करके कोई शीर्षक लिखता है जो उसके मनोमस्तिष्क में उस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद आता है। तो जब अनुच्छेद को वो शीर्षक में बांधता है तो दरअसल वो संश्लेषित कर रहा होता है। तो दरअसल वो कई वाक्यों में बिखरे हुए शब्दों को कुछ शब्दों में बांध रहा होता है कि इसी शीर्षक को यहां विस्तार दिया गया है। तो गौर करने वाली बात यह है कि अनुच्छेद लेखन के अभ्यास से बच्चे के अंदर विश्लेषण की क्षमता भी आती है और संश्लेषण की क्षमता भी आती है। इसी को अगर हम समास शैली और व्यास शैली की बात करें तो समास का आप जानते हैं
अर्थ होता है संक्षिप्त करना, समास का अर्थ ही होता है संक्षिप्त करना, लेकिन व्यास का अर्थ होता है विस्तार देना। उसी तरीके से संश्लेषण और विश्लेषण, संश्लेषण जब हम करते हैं तो तमाम सारी व्याख्या का हम संक्षेप लिखते हैं, संक्षेपण भी उसी को कहते हैं। तमाम सारी व्याख्या का, तमाम सारे वाक्यों को हम कुछ शब्दों में रखते हैं कि ये जैसे रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध है मित्रता, वो इंटर में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो आप लोग ध्यान दीजिए, उनका एक निबंध है मित्रता। अब मित्रता उन्होंने शब्द रखा, अब नीचे जितना कुछ भी लिखा है उसी के इर्द गिर्द या मित्रता के संदर्भ में ही वो बातें करेंगे, मित्रता के संदर्भ में ही बातें रखेंगे। तो इस तरह से हम बच्चों को कभी अनुच्छेद उपलब्ध करवाएं और उनसे ये कहें कि आप इसका उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तमाम सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अनुच्छेद दिए जाते हैं और कहा जाता है इसका उपयुक्त शीर्षक लिखिए। इससे आपकी बौद्धिक क्षमता की परख होती है, इससे आपकी बौद्धिक विकास की परख होती है, आपके चिंतन शक्ति की परख होती है, आपके अंदर कितनी चिंतन शक्ति है। या कभी शीर्षक दे दिया और कहा कि इसका पल्लवन कीजिए, इसको व्याख्यायित कीजिए, इस पर अनुच्छेद लिखिए। तो बच्चे के अंदर इसके माध्यम से विश्लेषण और संश्लेषण, विस्तार करना और समेटना, दोनों कौशल का विकास बेहतरीन ढंग से होता है। आप सभी से मैं ये कहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपनी पाठ्यपुस्तक से जरूर एक बार इस चैप्टर को पढ़िएगा, जिससे इस विषय वस्तु के प्रति आपकी समझ और भी बेहतर हो सके, आपकी समझ और भी प्रखर हो सके। धन्यवाद।